हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिवाजी महाराज के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, अगर आपके एग्ज़ाम में ये सवाल आते हैं तो आपको किस तरह से आंसर लिखना है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है। दोस्तों, ये हिस्ट्री ऑनर 4th सेमेस्टर के लिए कोर पेपर 8 का है। अगर आपका सिलेबस में ये टॉपिक है तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेगा। पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा दोस्तों टिपिकल है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। यानी सबसे पहले शिवाजी महाराज के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उनका स्वरूप कैसा था। ठीक है, उन्हें विद्वान, दार्शनिक, उच्च चरित्र, वीर सैनिक, कूटनीतिज्ञ, आदर्श राजनीतिज्ञ, तपस्वी व और सन्यासी, कर्तव्यनिष्ठ राजा के गुणों को प्रदर्शित किया। यानी जो शिवाजी महाराज थे वो इन इन गुणों के धनी थे। इन इन ये सब जो गुण थे उनमें मिलता था। उन्होंने अपनी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था से तथा अपनी राजस्व सिद्धांत से सुदृढ़, लोकप्रिय और न्याय पर आधारित सहिष्णु समाज का निर्माण किया। यानी जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने अपने कुशल शासन व्यवस्था से और उच्च प्रकार के जो न्याय व्यवस्था के कारण ही एक सहिष्णु समाज का निर्माण किया। ठीक है, और दोस्तों ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, एक एक करके हम लोग उनके शासन संबंधी जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। शिवाजी की शासन व्यवस्था इस प्रकार थी। ठीक है दोस्तों, उस टाइम का जो शासन व्यवस्था थी वो सेंट्रलाइज्ड था। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड जो शासन व्यवस्था होता है यानी केंद्र शासन व्यवस्था, उसमें एक हेड होते हैं जिसे राजा या फिर सम्राट कहते हैं। वो अपने आप में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और कोई भी काम उनके अनुमति के बिना नहीं हो सकता था। तो शिवाजी के शासनकाल में भी केंद्रीय शासन व्यवस्था थी और उसका जो हेड था वो स्वयं उसके हेड थे। ठीक है, केंद्रीय शासन। शिवाजी एक निरंकुश शासक थे। दोस्तों, निरंकुश शासक का मतलब कोई नेगेटिव मतलब बात नहीं है। जो निरंकुश शासन का मतलब होता है जिस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। ठीक है, लेकिन व्यवहार से जरा भी निरंकुश नहीं था। शासन के 3 शक्ति सम्राट में निहित होने पर भी तीनों विभाग अलग अलग थे। उनके सक्षम अधिकारी थे। उनके नियंत्रण, जांच और नियुक्ति पर प्रदर्शित सम्राट पर निर्भर थे। दोस्तों, क्या था, जो शिवाजी महाराज थे वो निरंकुश थे, लेकिन उनका जो व्यवहार था वो एकदम निरंकुश नहीं था। शासन के तीनों शक्ति यानी जो पूरी जो शक्ति है उनका पास, वो उनके पास होते हुए भी वो तीनों के तीनों विभाग के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए थे और साथ ही साथ उनका जांच और नियंत्रण के लिए भी बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए थे। सम्राट के परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होते थे जिसका शासन में महत्वपूर्ण स्थान थे। उसकी नियुक्ति भी सम्राट ही करते थे। शासन सेना का प्रधान भी सम्राट था। शिवाजी मंत्रियों और अधिकारियों को बहुत महत्व देते थे और जनहित और न्यायप्रिय मंत्री का अधिक सम्मान करते थे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार का केंद्रीय शासन व्यवस्था शिवाजी महाराज के समय में था। आप लोगों को लिखना है ये टॉपिक 100% अगर आपको शिवाजी महाराज का केंद्रीय शासन व्यवस्था पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अष्ट प्रधान देखेंगे। अष्ट प्रधान क्या था दोस्तों, आप लोग मुगल साम्राज्य को पढ़े हैं इससे पहले। मुगल साम्राज्य में क्या था, मुगल साम्राज्य में था नवरत्न जो अकबर ने शुरू किया था। वैसे ही जब हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी था 10 अष्टदिग्गज। ठीक है, और उसी प्रकार का एक मंत्री व्यवस्था परिषद का व्यवस्था किया गया था शिवाजी के दरबार में भी, और जिसमें 8 महत्वपूर्ण मंत्री होते थे जिसको अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा कि अष्ट प्रधान किस
किस शासक के दरबार में होते थे? ठीक है, तो याद रखना है शिवाजी महाराज के दरबार में। अपने राज्य के कल्याणकारी प्रशासन तंत्र का सर्व प्रमुख प्रधान शिवाजी स्वयं थे। सारी शक्तियां उन्हीं में केंद्रित थे, किंतु उनकी निरंकुशता और उदारता और जन कल्याण की भावना से युक्त थी। उनके सभी मंत्री, अधिकारी, सेनानायक और आदि उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते थे। शासन में शिवाजी की सहायता देने के लिए 8 मंत्रियों व सलाहकार होते थे, जिन्हें अष्टप्रधान कहा गया। उनके काम और कर्तव्य इस प्रकार है। तो दोस्तों अभी हम लोग अष्ट जो प्रधान है उनमें 8 गो मंत्रियों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप ये जो टॉपिक है अष्ट प्रधान केंद्रीय शासन व्यवस्था में ये वाला लिखते हैं तो आपको कोई नंबर काट नहीं सकता आपका नंबर में, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों जो अष्ट प्रधान था, अष्ट प्रधान में सबसे पावरफुल पोस्ट था पेशवा का। दोस्तों पेशवा का मतलब होता था प्रधानमंत्री, ठीक है, और जो एकदम जो पूरा पूरी काम करे प्रधानमंत्री, सब कुछ काम करता था प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री मतलब राजा के आदेश पर करता था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यह राज्य का प्रधान होता था, प्रधानमंत्री होता था। शासन की कार्यकुशलता, अधिकारियों के बीच संतुलन और जन कल्याण का ध्यान रखता था। कौन? पेशवा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शिवाजी की अनुपस्थिति में वह उनका प्रतिनिधि होता था, यानी शिवाजी किसी प्रकार से कोई काम में प्रेजेंट ना हो तो उनका स्थान पर जो पेशवा होते थे उनका डिसीजन ले सकते थे। उसकी 50,000 खून वार्षिक वेतन मिलता था, यानी जो मान के चलिए 15,000, ठीक है, 15,000 खून उनका वार्षिक मिलता था, यानी एक साल में उनको 15,000 खून यानी रुपया मिलता था, ठीक है। सरदेसाई के अनुसार 15,000 खून का विनिमय मूल्य 3.5 रुपया की दर से 4,375 रुपया मासिक होता था। यानी अगर ये जो 15,000 हुन है इनको अगर हम लोग मतलब कैलकुलेट करें तो पर महीना उसको 4,375 रुपया के हिसाब से उनको वेतन मिलता था पेशवा को, ठीक है। और पेशवा कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। दोस्तों यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कि पेशवा किस मतलब शासन व्यवस्था में होता था। पेशवा सिर्फ और सिर्फ जो मराठा साम्राज्य था उन्हीं में देखा गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों होता है अमात्य। अमात्य का मतलब होता है वित्त मंत्री। इसका कार्य आय व्यय का विवरण रखना तथा उसकी सूचना शिवाजी को देना था। कौन? अमात्य का। दोस्तों तीसरा होता था मंत्री या शिवाजी का व्यक्ति सहायक और सलाहकार था, यानी शिवाजी को किसी प्रकार का के रूप में अगर सलाह देना होता था तो मंत्री देते थे। शिवाजी के गृह प्रबंध और सुरक्षा आदि का उत्तरदायी उसी पर था, यानी शिवाजी का जो सिक्योरिटी के रूप में जो मेन उत्तरदायी होते थे वो मंत्री होते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है सुमंत। सुमंत यानी विदेश मंत्री। विदेश मामलों में इन मंत्री शिवाजी के सलाह देते थे, यानी जो सुमंत होते थे वो शिवाजी को सलाह देते थे विदेशी मामले पे। विदेशी राजदूत, प्रतिनिधि और सर्वगत एवं अन्य उत्तरदायी उसी पर था, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी विदेश मामला हो तो उसका जो काम होता है वो सुमंत का होता था। नेक्स्ट है दोस्तों सचिव, जिसे चटनीस कहा गया। पत्र व्यवहार हेतु प्रतिरूप आदि तैयार करना और पारगने और आय व्यय का हिसाब सचिव रखता था। यानी दोस्तों क्या है, जो लेखा जोखा हिसाब किताब वाला काम होता था या फिर पत्र किसी कहीं पर भेजना है, कहीं से पत्र आया उसका किस तरह से जवाब देना है, उसका जो मेन काम करता था वो करता था चटनीस, ठीक है। नेक्स्ट था दोस्तों सेनापति। सेना का भर्ती, संगठन, अनुशासन तथा रसद आदि का व्यवस्था देखने का मुख्य कार्य होता था। रण क्षेत्र में आवश्यक हो तो राजा का सलाह भी देता था। कौन? सेनापति। दोस्तों नेक्स्ट था पंडित राव। प्रजा के नैतिक चरित्र के ऊपर ध्यान उठाने हेतु प्रयत्नशील रखना,
दान एवं दीन दुखी का मदद करने की व्यवस्था करना तथा जाति झगड़ा का निपटान करने का मुख्य दायित्व इन्हीं का होता था, पंडित राव के ऊपर। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं जो शिवाजी महाराज थे वो अष्टप्रधान के जो उनका मंत्री था, मंत्रिमंडल था, उसके हिसाब से पूरा हर विभाग के लिए एक अलग अलग पोस्ट था और सभी का देख रेख बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायाधीश। दीवानी और फौजदारी मामलों और झगड़ों पर न्याय देते थे। तो दोस्तों ये जो दीवानी है, दीवानी का मतलब होता था टैक्स। ठीक है, दीवानी और फौजदारी, फौजदारी मतलब जो कमाई होता था दूसरे दूसरे राज्यों से। ठीक है, उनके जो हेड होते थे और किसी प्रकार का उसमें अगर कोई झगड़ा होता था फौज में या फिर किसी में, उसका जो न्याय करता था वो करता था न्यायाधीश। और न्यायाधीश भी राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे, राजा का ही सलाह से ही काम करते थे। अष्टप्रधान के रूप में इन मंत्रियों के पद और उत्तरदायी का विकास शिवाजी के राज्य में विस्तार के साथ होता रहा। राज्याभिषेक के समय ये 8 पद मौजूद थे। आज के उत्तरदायी मंत्रिमंडल की तुलना अष्टप्रधान से नहीं करना चाहिए। यानी आज का जो मंत्रिमंडल है वो, उसकी तुलना आप जो शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पहले के ज़माने में वेल क्वालिफाइड और बहुत ही ज़्यादा नैतिक पूर्ण कार्य करते हैं। और आज के ज़माने का जो नेता है वो तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से काम करते हैं और उनका नैतिक कार्य क्या होता है। ठीक है, ये सभी प्रधान राजा के विभिन्न मामलों में सलाह देते थे तथा उनका आज्ञा का अनुपालन करते थे। अपने विभाग में सुव्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राथमिक उत्तरदायी था। शिवाजी अष्टप्रधान का उचित इज्जत और सम्मान देते थे, उन्हें नगद वेतन भी देते थे। यानी जो अष्टप्रधान थे वो तो उनके मंत्री थे, लेकिन साथ ही साथ जो शिवाजी महाराज थे उनके साथ कोई नौकरों जैसे व्यवहार नहीं रखते थे। बहुत ही इज्जत स्वरूप वो लोग साथ में शासन व्यवस्था को संभालते थे और साथ ही साथ जो शिवाजी महाराज थे उनको नगद वेतन भी देते थे। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा। पहले हम लोग क्या देखें, केंद्रीय शासन व्यवस्था, उसके बाद देखें अष्टप्रधान, उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन यानी जो हम लोग का केंद्रीय शासन मान के चलिए दोस्तों, दिल्ली के है ना, और प्रांतीय शासन मतलब एक एक ठो राज्य में किस प्रकार का शासन व्यवस्था चलता है, अभी उनको देखेंगे। प्रांतीय शासन, शिवाजी का राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। यानी शिवाजी का जितना भी क्षेत्र था वो स्पेशली 4 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, 4 प्रांतों में विभाजित था। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है तो याद रखिएगा, है ना। प्रत्येक प्रांत एक वायसराय अधिकार में होता था। वायसराय मतलब उसके हेड, है ना। इन प्रांतों के अलावा शिवाजी ने किराना की पहाड़ी प्रदेश, दक्षिणी धारवाड़ जिला और संप्रोंत और देवनौर को जीता था। दोस्तों ये जो 2 इलाका है, ये धारवाड़ जिला का जो दक्षिणी एकदम इलाका था पहाड़ी वाला, वो इलाका को भी शिवाजी ने जीता था। प्रत्येक प्रांत कई परगने में विभाजित है। यानी प्रत्येक जो प्रांत थे, यानी जो राज्य जैसा था, वो कई जिलों में विभाजित होते थे। शिवाजी के काल में 2 प्रकार के प्रदेश होते हैं। एक तो वो जो उनके अधीन थे, स्वराज्य कहलाते। दूसरे मुगलों के अधीन प्रदेश, जिन पर मराठा का वास्तविक रूप से अधिकार था, मुगलोई कहलाते थे। यानी क्या था दोस्तों, जो उनके जो स्पेशली 2 प्रदेशों पे उनका अधिकार था। एक ऐसा जो उनका अपना था और एक ऐसा जो शासन तो कर रहे थे मुगल, लेकिन उस पे वास्तविक हक उनका था। ठीक है, स्वराज्य को 3 प्रांतों में विभाजित किया था जो सूबेदार के अधीन थे। यानी जो प्रांत होते थे उनके जो हेड होते थे वो सूबेदार होते थे। जागीरों के स्थान पर उनका नगद वेतन दिया जाता था। यानी जागीर मतलब काम करने के एवज में जमीन नहीं दिया जाता था, काम करने के एवज में वेतन दिया जाता था। किनको? सूबेदार को। पेशवा को 1000 हुन, अमात्य को 12,000 हुन और शेष मंत्रियों को 10,000 हुन मिलते थे। ये शासन की सुव्यवस्था के लिए किया गया था। यानी शासन
जैसे अच्छा व्यवस्था शासन में अच्छी तरह से व्यवस्था लाया जा सके, इसी उद्देश्य से प्रांतीय शासन व्यवस्था किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सेना का व्यवस्था। शिवाजी के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी जिसकी उन्होंने सुंदर व्यवस्था की थी। इस सेना में विभिन्न विभाग थे, यानी शिवाजी महाराज जो एक छोटे से इलाके से उठ करके बहुत बड़े एक शासक बने और मुग़लों का नाक में दम करके रख दिया, मुग़लों का जड़ ही खोद दिया। उनके पास एक बहुत बड़ा विशाल सेना था। सेना में कौन-कौन थे, एक-एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले थे अश्वरोही। अश्वरोही मतलब जो घोड़ पे सवार होकर के युद्ध करते थे। अश्वरोही में पग सैनिक थे, यानी जो सैनिक थे उनमें उन्हें अश्व और शस्त्र राज्य देते थे, यानी घोड़ा और जो भाला होता था या फिर धनुष होता था वो राज्य देते थे। उनमें 25 सैनिकों का एक टुकड़ी और उनका प्रमुख हवलदार होता था, यानी ये जो सैनिक थे ये 25 सैनिकों का एक जो हेड होते थे उनको हवलदार कहा कहा जाता था। ठीक है, और 5 हवलदारों पर एक जमादार होता था और 5-5 जो हवलदार है, यानी 25 सैनिकों का एक हेड होता था हवलदार और 5 हवलदारों को मिला करके एक होता था जमादार और 10 जमादारों पर एक हजरी होता था। पग का सर्वोच्च अधिकारी पंच हजरी होता था, यानी अगर सब कुछ देखा जाए तो जो ये जो अश्वरोही जो थे उनका जो हेड था वो था पंच हजरी। प्रधान सेनापति शरणवत कहलाते थे। दूसरे सेना भी शरणवत के अधीन थे, किंतु इसे अस्त्र और अश्व की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी। इन्हें सिहलदार कहते थे। ठीक है दोस्तों, ये जो हेड अश्वरोही होते थे इनको अश्व और शस्त्र राज्य सरकार के तरफ से मिलते थे। राज्य सरकार का मतलब शिवाजी महाराज उनको देते थे ये सब। ठीक है, और ये जो 25 घुड़सवार होते थे उनका जो हेड होता था उसे कहते थे हवलदार और 5 हवलदारों को मिला करके होते थे एक जमादार और 10 जमादारों को मिला करके होता था एक हजरी। ठीक है, और इन सब का हेड होता था पंच हजरी जो 5 हजरी को मिला करके बनता था, लेकिन सब के सब का हेड होता था सेनापति जिनको सरनोबत कहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों पैदल। ठीक है, पैदलों में छोटे से छोटे टुकड़ी पायल कहलाती थी, यानी जो पैदल सैनिक होते थे उसे पायल कहते थे। ठीक है, तथा उनके अधिकारी नायक होते थे। नायकों के ऊपर हवलदार, जुमलादार और फिर एक हजरी होती थे। उनमें सर्वोच्च अधिकारी 7 हजरी होते था। शिवाजी के पास 2 लाख सैनिक पैदल सैनिक थे तथा सरनोबत इनका प्रधान था। ठीक है दोस्तों, सरनोबत जो होता है वो सेनापति को सरनोबत कहा जाता था। वो सबसे हेड होते थे, कोई भी विभाग का क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद है अंगरक्षक। शिवाजी के पास 2000 सैनिकों की चुनी हुई अंगरक्षक सेना थी। उनके पास अन्य सैनिकों की अपेक्षा अधिक अच्छे अस्त्र और अश्व होते थे। तो दोस्तों किनके पास अच्छे अस्त्र और शस्त्र होते थे? उनके अंगरक्षक के पास। आक्रमण पर जाने के पूर्व सैनिकों के सामान की सूची बनाई जाती थी और आक्रमण से लौटने के बाद उसका जांच होती थी और अतिरिक्त सामान को राजकोष में जमा करवा दिया जाता था। उनके अतिरिक्त शक्तिशाली तोपखाना भी सेना का विभाग था। ठीक है, शक्तिशाली शिवाजी ने समुद्रिक जहाज बेड़ा का भी निर्माण किया था। ठीक है, तो अंगरक्षक जो होते थे वो भी बहुत बड़ी संख्या में शिवाजी के पास था। उनको बहुत अच्छी तरह के घोड़े और अस्त्र शस्त्र दिया जाता था। कभी भी मतलब युद्ध पे जाना होता था तो सबसे पहले इन्हीं सबको अच्छे अच्छे एकदम उनका सूची बनाया जाता था कि आपको किस तरह का मतलब औजार की आवश्यकता है। और फिर जब युद्ध जीत के आते थे उनका भी सब जांच होता था कि किनके पास कितना ख़त्म हो गया, और अगर किसी के पास कुछ गोला बारूद या फिर अस्त्र शस्त्र बचा हुआ है तो वो भी राजकोष में जमा करना होता था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों भूमि व्यवस्था। अब दोस्तों किस तरह का वहाँ पर टैक्स वसूला जाता था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, शिवाजी भूमि कर क्षेत्र का अनुमान लगा लेते थे, यानी शिवाजी जो थे महाराज जो थे
वो भूमि पर कितना टैक्स कलेक्शन होगा वो पहले ही मतलब अनुमान लगा लेते थे। प्रत्येक ग्राम का क्षेत्रफल रखा जाता था और प्रत्येक बीघा की उपज का अनुमान लगाया जाता था। उपज का 2/5 भाग राज्य लेते थे। यानी दोस्तों क्या है, अगर आप 5 केजी उगाते हैं तो 2 केजी राज्य सरकार को देना पड़ता था टैक्स के रूप में, ठीक है। नए किसानों को बीज और पशुओं की सहायता दी जाती थी। यानी जो नए किसान होते थे, जो खेती बाड़ी शुरू करना चाहते थे, उनको क्या कराया जाता था, राज्य सरकार के तरफ से बीज और पशुओं की सहायता दी जाती थी। उसका मूल्य राज्य सरकार किस्तों में वसूल कर लेते थे। भूमि कर नगद और अनाज के रूप में लिया जाता था। यानी भूमि का जो कर है, टैक्स है जमीन का, और आप नगद यानी रुपये के हिसाब से भी दे सकते हैं और अनाज के एवज में भी दे सकते हैं। राज्य में कृषि को प्रोत्साहन दिया जाता था। भूमि कर प्रणाली रैयतवाड़ी प्रणाली थी। वे जमींदार प्रथा के विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे कि जमींदार किसानों पर राजनीतिक प्रभुत्व रख सके, ठीक है। तो यानी जमींदारों को इसमें कोई दखलंदाजी नहीं किया जाता था और किसानों का डायरेक्ट मतलब टैक्स राज्य सरकार को जाता था। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता था, ठीक है। अब दोस्तों कुछ टैक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों टैक्स था, एक है चौथ, एक है सरदेशमुखी। दोस्तों ये आपको दोनों याद रखना है, यही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आपको सवाल में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि सरदेशमुखी किस प्रकार का टैक्स था, ठीक है, या फिर चौथ किस प्रकार का टैक्स था। तो ध्यान से सुनिएगा। शिवाजी का आय का मुख्य साधन चौथ कर था, ठीक है। वे पड़ोसी राज्य का चौथ भाग होता था जिसकी वसूली करने के लिए शिवाजी उन पर आक्रमण करते थे। चौथ पर साल वसूली करते थे। शिवाजी का आय का दूसरा साधन सरदेशमुखी थी। यह राज्य का आय का 1/10 भाग होता था। दोस्तों ये क्या है, शिवाजी महाराज जब दूसरे राज्यों को लूटते थे और वहाँ के जो शासक थे उनको अपने अंडर अपने अधीन बना लेते थे, तो उनसे एक टैक्स लेते थे जिनको कहा जाता था चौथ, ठीक है। और चौथ के साथ साथ दूसरा भी एक टैक्स था जिसे होता था सरदेशमुखी। ये होता था राज्य में जितना भी आप उगाएंगे, जितना भी धन संपत्ति होगा, उसका मान लीजिए 10 केजी आप उगाते हैं तो उसका 1 केजी आपको देना होगा, ठीक है। और आप हम लोग के अंडर ही रहकर ही काम करेंगे। तो दोस्तों अब याद रखिएगा ये क्या है, एक प्रकार का टैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। वो किस प्रकार का न्याय पे बिलीव रखते थे वो हम देखेंगे। न्याय व्यवस्था, शिवाजी का न्याय व्यवस्था निश्चित और धर्म सहिष्णु थी। यानी धर्म के आधार पे नहीं थे, कट्टर नहीं था। जो न्याय वास्तव में था वो एकदम न्यायप्रिय व्यक्ति थे, ठीक है। शिवाजी के राज्य में प्रधान न्यायाधीश उनके अधीन मुकदमे और पंचायत रहते थे। दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की अपील प्रधान न्यायाधीश के पास होती थी। न्याय हिंदू दर्शन, मनुस्मृति, प्राचीन परंपराओं के आधार पर होती थी। मुसलमानों के लिए न्याय उनके नियम के आधार पर किया जाता था। यानी हिंदू अगर कोई ऐसा काम करे अन्याय वाला काम, तो उनका जो दंड है वो उनके ही धर्म ग्रंथ के अनुसार दिया जाता था। और अगर मुसलमान कुछ भी गलती करे तो उनका भी दंड उनके परंपरा और उनके नियम के हिसाब से दिया जाता था। परंतु हिंदू और मुसलमानों के संयुक्त कारणों में सार्वजनिक हित और देश हित का न्याय किया जाता था। यानी अगर कोई ऐसा डिसीजन दिया जाना चाहिए जो सबके लिए समान हो और राज्य सरकार का हित का हो, तो वो उसके लिए सेम दंड होता था, सेम कानून होता था, ठीक है। शिवाजी ने अपनी उच्च कोटि की शासन व्यवस्था से यह साबित कर दिया कि वे लुटेरा और डाकू नहीं थे, वे विजेता मात्र थे। वे एक कुशल शासक थे। उनका राज्य स्थायी नहीं हो सकी। उनकी शासनकाल में मराठा शक्ति का निर्माण हुआ। शिवाजी के कारण ही मुगल शासन का पतन हुआ। शिवाजी एक चतुर सेनापति और कुशल कूटनीतिज्ञ थे। उनका आदर्श महान थे। उन्होंने मराठाओं में देशभक्ति और राष्ट्रता की भावना को जागृत किया। तो दोस्तों ये आपका निष्कर्ष वाला पार्ट है। इसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को एंड करेंगे।
ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का शिवाजी महाराज का प्रशासनिक व्यवस्था, पूरा का पूरा पढ़ा दिए हैं। आपको क्या करना है, नोट्स बना लीजिए और 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।